Welcome to EduCami YouTube चैनल। माय नेम इज रोहित कुमार। हम प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं और प्राचीन भारत के इतिहास की एक श्रृंखला में आज की जो कहानी संगम युग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। संगम युग, जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक काल, मौर्य साम्राज्य, मगध तथा पोस्ट मौर्याज और गुप्ता डायनेस्टी को हमने बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ा और उसे समझा। उसके साथ साथ पोस्ट गुप्ता काल के बारे में हमने पढ़ा, जैसे कि वर्धन डायनेस्टी और साउथ इंडिया के कुछ महान राजाओं और प्रमुख राजाओं के बारे में, जैसे पांड्या डायनेस्टी तथा पालास डायनेस्टी के बारे में हमने समझा। आज प्राचीन भारत की एक सबसे प्रमुख युग के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे हम संगम युग कहते हैं। इससे यूपीएससी तथा पीएससी, स्टेट पीसीएस, इन सभी में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये काफी डिफिकल्ट भी माना जाता है क्योंकि इसे समझना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आज की कहानी, जो संगम युग की कहानी को हम बहुत ही विस्तृत और बेहतर तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। संगम युग जो है कि अगर बात करें तो मुक्त रूप से इस काल में दक्षिण भारत के इतिहास के 3 प्रमुख राजाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। हालांकि इन राजाओं के संगम काल में इन राजाओं के बारे में काफी उल्लेख तो है, पर मुक्त रूप से हम इन संगम काल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे ये प्रमुख राजा आपके चेराज, चोल और पांड्याज हैं। इन तीनों राजाओं का प्रमुखता बहुत ज्यादा है क्योंकि ये संगम काल में काफी महत्वपूर्ण योगदान इनका रहता है। एक एक करके हम इन तीनों के बारे में ब्रीफ से हम जानने की कोशिश करेंगे और प्रमुखता हम संगम काल के बारे में जानेंगे कि आखिर इस काल को संगम क्यों कहा गया, और इनके साहित्यों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। संगम काल के समाज, उसकी आर्थिक प्रणाली, राजनीतिक रूपरेखा तथा उन समाज, हर तरीके से उस काल के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दक्षिण भारत के इतिहास की अगर हम बात करें तो इनमें 3 प्रमुख राजाओं की बात यहां पर संगम राजवंश में देखने को मिलता है, और वो 3 प्रमुख राजा आपका चेर, पांड्याज और चोल राजवंश है। लेकिन पहली शताब्दी से तीसरी शताब्दी के बीच में इस संगम काल की बात अगर करें तो इस संगम काल में मुक्त रूप से 3 प्रमुख संगम की बात की जाती है। आखिर संगम क्या है? संगम का मतलब मिलन होता है, कवियों का मिलन। जितने भी लेखक रचयिता थे उस काल के दौरान में, उनके मिलन की बात इसमें कही जाती है। तो इसमें संगम राजवंश के 3 प्रमुख की बात की जाती है, प्रमुख संगम, मध्य संगम और तीसरा जो संगम आपका अंतिम संगम की बात है। हालांकि संगम साहित्य जो जिस प्रकार से हमने वैदिक काल पढ़ा था, और वैदिक काल में हमने देखा था कि 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी के काल के दौरान जो है वेदों की रचना हुई, चाहे वो ऋग्वेद काल हो, ऋग्वेद हो, सामवेद हो, यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो, जैसा बहुत सारे उपनिषदों की रचना हुई, इसलिए उन संपूर्ण काल को ही वैदिक काल कहा। उसी प्रकार से संगम साहित्य में जो प्रमुखता, बहुत सारे साहित्यों जो थे उन्हीं के नाम पर ये पूरे काल को ही संगम काल कहा गया, क्योंकि कवियों का एक संगम हुआ करता था, एक मिलन हुआ करता था, और उसी संगम के कारण इसे संगम काल कहा गया। उनमें से प्रमुख साहित्य की अगर हम बात करें तो ये आपका लोकप्रियम, एतुतौक और तथा इसके बाद हम पतुपातु, या फिर आप कह सकते हैं शिल्पादिकारम और मणिमेखल जैसे बहुत सारे साहित्य आपको संगम काल के दौरान में उसकी रचना की गई। एक एक करके इन सभी चीज के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। देख सकते हैं यहां पर कि 3 प्रमुख इसमें राजा रहा, एक चोलाज, चेराज और ये पांड्याज। ये 3 प्रमुख आपके संगम काल की राजाओं के बारे में हम देखें तो पहले इन तीनों राजाओं के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। उसके बाद संगम काल के समाज, उसकी राजनीतिक रूपरेखा, उसकी आर्थिक गतिविधि, इन सभी चीजों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या था। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, प्राचीन भारत के संगम काल की अगर हम बात करें, उस समय दक्षिण भारत में 3 राजवंशों ने शासन किया था।
हालांकि दक्षिण भारत में और भी बहुत सारे राजवंश थे जिसकी कहानी हमने पहले भी पढ़ा था। पोस्ट जब गुप्ता काल के बीच में हमने दो भागों में विभक्त किया, एक उत्तर भारत के राजवंश के बारे में और दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में। तो पिछले कहानी में, पिछले हमने वीडियोस के अंदर में हमने ये देखा था कि किस प्रकार से चालुक्य राजवंश और उसके पालवा राजवंशों के बारे में हमने बेहतर तरीके से पढ़ा। इन संगम राजवंश में तीन सबसे प्रमुख राजवंश हुए, उनमें आपका चेर राजवंश, चोल राजवंश और तथा पांड्या राजवंश, ये तीनों बहुत ही प्रमुख होते हैं। और इन तीनों राजवंशों का संगम और उस स्थल को ही हम त्रिकाम पुलियर के नाम से जाना जाता है। ये इसे हम त्रिकाम पुलियर के नाम से जाना जाता है। और इसी संगम पीरियड में दक्षिण भारत में तमिल कवियों का भी एक तरीके से समागमय था, एक तरीके से मिलन और इस तरीके से संगम। इसीलिए इन संपूर्ण काल को, इस पूरी काल को ही संगम पीरियड के नाम से जाना जाने लगा, संगम काल के नाम से जाना जाने लगा। तो ये तीन प्रमुख आपके राजवंश होंगे इसके दौरान। ये आपके बहुत ही प्रमुख, आपके एग्जाम के लिए आप देख सकते हैं, ये तीन राजवंश आपके ये हैं, आपके चोल राजवंश, पांड्या राजवंश और चेर राजवंश। ये तीनों राजवंश संगम काल के दौरान में देखने को मिलता है और इन्हीं की प्रमुखता के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन चेरा राजवंश से। चेरा राजवंश से सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं और एक एक करके हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर संगम काल युग में चेरस राजवंश की क्या महत्व था। इसकी कहानी को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा ज्यादा इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि संगम से ज्यादातर साहित्यिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पीएससी एग्जाम में और यूपीएससी के एग्जाम में। तो अगर हम शुरुआत करें इस युग के, इस चेरस राजवंश का, तो आप कह सकते हैं कि चेर जो राजवंश है ये तमिलनाडु और केरल के मध्य और उत्तरी भाग का क्षेत्र है। और इस राजवंश की राजधानी वजी के नाम से जाना जाता था। ये वजी राजधानी जो कि उसी चेर राजवंश के नियंत्रण में आपको हुआ करता था। आप अगर हम बात करें आज के दौर के या चेर राजवंश के नियंत्रण की बात करें, तो पश्चिमी तट और मुसीरी और आपके टोंडी के बंदरगाह, ये सभी चेर राजवंश के अधीन में हुआ करता था। तो आज का जो चेर राजवंश तमिलनाडु का ये कोंगू क्षेत्र और केरल के मध्य और उत्तरी भाग पर इनका शासन था। जैसा कि हम लोगों ने इस फॉर्म में आप इससे देख सकते हैं कि ये चेर राजवंश कुछ भाग जो है आपका तमिलनाडु का और ये कुछ भाग जो है आपका मुचीरी, ये सभी जो है आपके चेर राजवंश में केरल और तमिलनाडु के भाग में देखने को मिलता है ये राजवंश। तो चेर राजवंश का नियंत्रण की बात करें, चेर राजवंश में बहुत सारे शासक आए और राजा आए, परंतु उनमें से सबसे प्रमुख और महान राजा के तौर पर सेन गुटवन को कहा जाता है। सेन गुटवन सबसे महान राजा के रूप में माना जाता है, जिसे लोग वहां लाल चेर या रेड चेरा के नाम से जाने जाते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा महानतम राजा कहने के पीछे उसकी कहानी है। उसने बहुत सारे ऐसे अद्वितीय कार्य किए जो आज भी उस वक्त के संभव नहीं है। जैसे कि सेन गुटवन के शासन काल में आपने, आज की अगर हम शासन काल की बात करें, आज के समाज प्रणाली की बात करें, तो आपने पति की पूजा तो आमतौर पर आपने सुनी होगी कि भाई पत्नियों के लिए पति परमेश्वर के तौर पर देखा जाता है, पति को हमेशा परमेश्वर माना जाता है। पत्नियां जो है पति को पूजन करती है और तथा आप कह सकते हैं कि भाई उनके लिए कई प्रकार के व्रत रखती हैं, बहुत सारे मन्नतें मांगती हैं, उनकी लंबी उम्र से लेकर हर तरीके के। लेकिन सेन गुटवन के शासन काल के दौरान में पत्नी पूजा प्रारंभ किया गया था और उस पत्नी पूजा प्रारंभ किया था जिसे कनगी पूजा के नाम से जाना जाता था। यह कनगी पूजा के नाम, कनगी पूजा भी उसे कहा जाता था। तो यह सेन गुटवन के शासन काल में यह आपको देखने को मिला। इसीलिए कहा जाता है कि सेन गुटवन जो एक महान शासक के तौर पर माना जाता है। हालांकि चेर जो साम्राज्य के साथ की अगर हम बात करें, उस वक्त वो चेर साम्राज्य उस वक्त रोमन के साम्राज्य के साथ उनकी अच्छी खासी एक तरीके से व्यापारिक संबंध थे। मतलब आप कह सकते हैं कि व्यापार काफी प्रसार था उस वंश के दौरान में।
काफी उन्नति पर था वो चेर राज व्यापार की अगर बात करें। यहां तक कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कहा जाता है कि चेर राजा के द्वारा, चेर राजवंश का जो राजा सेन गुटवन एक पहला भारतीय राजा था जिसने दक्षिण भारत से उसने अपना दूत चीन में भेजा। इसलिए भी उसे महानतम के तौर पर देखा जाता है कि सेन चेर साम्राज्य का एकमात्र, या कह सकते हैं कि पहला शासक दक्षिण भारत से अपना दूत चीन भेजा। इसलिए भी सेन गुटम को महान राजा के तौर पर देखा जाता है। चेर राजवंश, हर राजवंश का एक अपना अपना एक, आप कह सकते हैं कि सिंबल होता है, एक सूचक चिन्ह होता है। ऐसे ही साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह धनुष बाण था। धनुष बाण उस साम्राज्य का एक प्रतीक चिन्ह था। साथ में यह साम्राज्य की बात अगर करें तो उनमें ज्यादा इसकी जानकारी की बात नहीं हो, लेकिन एक आपका एक शिलालेख है जिसका नाम है पुगलूर शिलालेख में यह देखा जाता है कि साम्राज्य की 3 पीढ़ियों की जानकारी पहली शताब्दी में यह देखने को मिलती है। तो इसके पद चिन्ह आपके धनुष बाण है उस वक्त के। तो इस एग्जाम में इसमें आपके प्रश्न बन सकते हैं यहां पर कि चेर राजवंश का महान शासक कौन? सेन गुटम आपका। यह प्रश्न कि लाल चेर किसे कहा जाता था? सेन गुटवन को कहा जाता था। किसने कनगी पूजा की शुरुआत की? कनगी पूजा होता क्या है? या फिर कौन सा चेर साम्राज्य का कौन सा शासक जो रोमन साम्राज्य के साथ उनकी अच्छी व्यापारिक संबंध थे? या दक्षिण भारत का पहला शासक जिसने अपना दूत जो है चीन में भेजा? या धनुष बाण किस वंश का चिन्ह है? तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम आपको पीएससी स्टेट, सभी पीएससी और यूपीएससी के एग्जाम में आपको देखने को मिलता। तो ये संगम काल युग का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि प्रथम शुरुआत देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि चेर राजवंश के कुछ बातों को हमने समझा और देखा। वैसे ही भारत के अंदर में अगर हम भारत की बात करें तो चोल साम्राज्य उसी प्रकार से चेर साम्राज्य के बाद चोल साम्राज्य देखने को मिलता है। और ये चोल साम्राज्य की अगर हम बात करें तो ये दक्षिण का सबसे महानतम साम्राज्य में से एक माना जाता है। आप देख सकते हैं कि उसके शासक के तौर पर आप विजयाल की बात करें, विजयालय, आदित्य प्रथम, प्रांत प्रथम, आपके राजेंद्र प्रथम तथा ये राजधिराज जैसे बहुत सारे शासक इस राजवंश में देखने को मिलते हैं। यहां तक कि चोल साम्राज्य का प्रसार जो है काफी तक, चाइना से लेकर हर जगह तक उसके ट्रेडिंग सिस्टम हुआ करता था, वो सभी देखने को मिलता है। तो बात करें कि ये शासक आखिर इतना प्रमुख क्यों था, और ऐसा भी माना जाता है कि भाई चोल राजवंश इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासक राजवंशों में से एक माना जाता है क्योंकि लंबे अवधि तक इनका शासन रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है, आपने देखा जितने भी राजवंश थे वो कावेरी और तुंगभद्रा के आसपास के रीजन में इन लोगों का शासन रहा है। और चोल का जो शासन था वो कावेरी नदी की जो उपजाऊ घाटी थी उनमें 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 13वीं शताब्दी के शुरुआत तक उसने अपनी शक्तियों के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र पर उसने शासन किया। यहीं तक कि अगर अब बात किया जाए कि तुंगभद्र जो नदी है, तुंगभद्र के दक्षिण में पूरे देश को एकजुट किया गया था उस वक्त। 2 सदियों तक उसने 2 सदियों से ज्यादा तक उसने शासन की। यहां तक कि अगर हम बात करें कि राजराज चोल प्रथम और उसके उत्तराधिकारी राजेंद्र चोल प्रथम, ये सारे महान शासकों में से एक माने जाते हैं। दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, मतलब एक सैन्य, आर्थिक, संस्कृति, हर तरीके से शक्तिशाली अपने आप को उन लोगों ने बनाया, चोल राजवंशों ने। तो चोल वंश ने काफी समय तक दक्षिण में उसने राज आपको देखने को मिलता है। कई चरण में देखे जाते हैं हालांकि इस राजवंश का, मुक्त रूप से 4 काल में आता है, लेकिन ये प्रश्न के तौर पर आपके नहीं बनने वाले हैं कि भाई कितने में आपको ये आने वाले मुक्त रूप से। आप समझ सकते हैं कि भाई चोलों का इतिहास के 4 काल में आता है। संगम साहित्य का प्रारंभिक चोल, वहीं पर बीच का अंतराल, विजय आल, और ये सब, लेकिन इतना प्रमुखता ये नहीं है। लेकिन मुक्त रूप से सबसे बड़ी बात तो ये है कि चेर राजवंश के बाद चोल राजवंश आया। पहले चेराज आया, उसके बाद आपको चोला राजवंश आता है जिसने अपनी राजधानी जो है उरैरू में बनाता है। चेल की राजधानी कहां बनती है? ये आपके उरैयूर में बनता है।
उरैयूर प्रसिद्ध है उस वक्त का, कपास के व्यापार के लिए सबसे प्रसिद्ध। और कई बार इससे प्रश्न बनते हैं कि चोल राजवंश की राजधानी उरैर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो वो कपास के व्यापार के लिए वो प्रसिद्ध था। तो ये प्रश्न आपको बन सकता है कि कपास के व्यापार के लिए वो प्रसिद्ध था। हालांकि यह तिरुचिरापल्ली के पास ये स्थित है आज के दौर में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चोल राजवंश किस क्षेत्र में था। चोल राजवंश से मुक्त रूप से आप देख सकते हैं कि ये कावेरी डेल्टा के आसपास का पूरा रीजन जो है ये चोल राजवंश इस तरीके से फैला था, जिसके बाद जो है पूरा रीजन, क्योंकि चोल मंडल में विभाजित था, क्षेत्र छोटे छोटे मंडल में विभाजित था, और उन सभी मंडल को चोल मंडलम के नाम से जाना जाता। तो चोल मंडलम के नाम से जाना जाता था कि, और उसका एक राजा होता था, और वो राज जो कि वंशानुगत था वो, और सभी मंडल पर राजा द्वारा जो प्रतिनिधित्व या राजा द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिसे गवर्नर कहते, गवर्नर के तौर पर सभी मंडल में एक शासक होते थे एज ए गवर्नर के तौर पर सभी मंडलों के अंदर में, है ना। मंडल आज के तौर पर राज्य आप कह सकते हैं या जिला कह सकते हैं उस दौर में। तो ये साम्राज्य तमिलनाडु के मध्य और उत्तरी भाग का ये पूरा क्षेत्र चोल राजवंश के नियंत्रण में हुआ करता था। ये चोल राजवंश के नियंत्रण में था, जिसके कारण वहां उस क्षेत्र में, क्योंकि हमने कहा कि ये कावेरी के डेल्टा का पूरा क्षेत्र था, और वो क्षेत्र पूरी तरीके से एक धनाढ्य या कह सकते हैं कि ये साम्राज्य ये चोलो कपड़े के लिए मुख्य व्यापार के तौर पर धन का काफी उपार्जन है, इसीलिए ये पूरा क्षेत्र काफी समृद्ध क्षेत्र हुआ करता था। इस वंश का एक महान शासक हुए, और वो महान शासक थे जिनका नाम था करिकाल। इनका महान नाम था करिकाल। करिकाल जो है चोल वंश के ये महान शासकों में से एक माना जाता है करिकाल को, है ना। और इस महान शासक करिकाल इसलिए क्योंकि उन्होंने एक नगर की स्थापना की, जिस नगर का नाम है कावेरीपट्टनम। कावेरीपट्टनम जो है नवर कावेरीपट्टनम या पुहार नगर की स्थापना उसने करवाई, और बाद में अपनी राजधानी जो उरैयूर था, उरैयूर की से कावेरीपट्टनम में अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर देते हैं। ये चोल के अंदर की कहानी की बात है ना। तो ये सबसे महान शासक के रूप में अगर प्रश्न पूछेगा तो ये प्रश्न कौन सा? तो कारिकल थे। और कारिकल ने क्या कावेरीपट्टनम या पुहार नामक एक राजधानी बनाई, और उस राजधानी जो उसका राजधानी उरैयूर था उसको कावेरीपट्टनम में अपनी राजधानी को ट्रांसफर कर दिया, स्थानांतरित कर दिया एक चोल शासक के द्वारा। तो इस तरीके से इस फॉर्म को आप समझ सकते हैं। चोल राजवंश के बारे में ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये पूरा रीजन जो है ये कावेरी का रीजन है ना। और ये कांचीपुरम हुआ, ये तंजौर हुआ आपका, ये पूरा क्षेत्र जो है, और यही इसी सब का डेल्टा के पूरा क्षेत्र जो है चोल राजवंश में देखने को मिलता है आपका। उसके ऊपर आप चले जाइए तो आपको चालुक्य ये सब मिलेंगे आपके, ठीक है। तो इस तरीके से वो देखे जाते हैं। हमने बोला कि चेराज का प्रतीक जो है धनुष बाण था, जैसा कि हमने देखा, वैसे ही इस राजवंश का भी एक अपना प्रतीक चिन्ह था, जिसका जो बाघ कहते हैं, है ना। बाघ उनका प्रतीक था। अब मैंने कहा कि जिस प्रकार से उनका व्यापार प्रसार तेजी से फैल रहा था अपने मतलब इसके साथ उस साम्राज्य में, तो साथ साथ में व्यापार के साथ उनकी जो सेना जो थी, नौसेना में वो काफी कुशल माने जाते थे। जिस प्रकार से उन्होंने समुद्री मार्ग के इलाके उन्होंने व्यापार प्रसार को अपनी बढ़ाया, यहां तक इसके अतिरिक्त उस संगम काल में जो साहित्य के भिन्न भिन्न कविताओं में जो वेनी के युद्ध का उल्लेख मिलता है, इस वेनी के युद्ध का उल्लेख भी आपके चोल राजवंश से संबंधित माने जाते हैं, जिसमें आपके करिकाल जिसके महान शासक के तौर पर चोल राजवंश का उस करिकाल ने पांड्या तथा चेर सहित 11 राजाओं को पराजित कर देता है, और सबसे शक्तिशाली राजा या शासक के तौर पर यह आपको उभरने को मिलता है। तो करिकाल चोल राजाओं के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासकों में से एक माना जाता है आपका। साथ साथ में अगर हम बात करें कि करिकाल ने अपने शासनकाल में व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र को काफी संपन्न बनाया। इसके अलावा जो है कावेरी नदी के किनारे ये जो 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया उसने, आप देख सकते हैं।
कावेरी नदी के किनारे किनारे जो है वो बांध बनाया ताकि बाढ़ से राहत मिले, वो है ना। तो इस तरीके से आपको देख सकते हैं, यहां तक कि पतिनपल्ल में उनके जीवनी तथा सैन्य का भी काफी कुछ देखने को मिलता है। तो ये सबसे प्रमुख राजा कौन से हुए, एक एक आपको देखने को मिलेगा कि कारिकाल ने पांड्या और चेरा सहित 11 राजाओं को पराजित किया, है ना। उस संगम काल के साहित्यों में देखने को मिलता है ना। तो ये आपका चोल राजवंश से संबंधित बातें थी। देखिए हम पढ़ रहे हैं, संगम काल पढ़ रहे हैं, संगम के पीरियड पढ़ रहे हैं, तो संगम से संबंधित हर चीज के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। संगम की इन 3 प्रमुख राज्य जो थे, जो आपका पहले हमने जैसे चेरा को देखा, उसके बाद चोलाज को देखा, इससे आपके प्रश्न 2-4 ही बनते हैं, फिर पांड्याज वंश से, लेकिन सबसे ज्यादा जो संगम के साहित्य से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं, है ना। तो अब बात करेंगे कि उसी पूर्व मध्यकालीन के दौरान पांड्या वंश की बात होती है। 590 ईस्वी से लेकर 521 ईस्वी तक आपको ये देखने को मिलता है, पांड्या राजवंश देखने को मिलता है। तो पांड्या वंश की अगर हम बात करें, जैसा कि हमने देखा कि चेराज राजवंश के बाद चोल राजवंश आया, वैसे ही चोल राजवंश के बाद उसके बाद आपका पांड्या राजवंश देखने को मिलता है ना। पांड्याज के बारे में बहुत सारे फॉरेनर ने भी आपको अपनी किताबों में उल्लेख किया है, खास करके मेगास्थनी जो है, इंडिका नामक बुक जिनकी रचना उन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की, मेगास्थनी, जो कि चंद्रगुप्त के शासन काल के दौरान में उस समय देखने को मिलता। तो उनके बुक में यह कहा कि पांडे के उल्लेखों के बारे में मिलता, और कहा जाता था कि पांड्या के राज्य के लोग जो थे वो मोती के लिए प्रसिद्ध माने जाते थे, क्योंकि भाई समुद्री इलाके वाले आसपास वाले रीजन थे वो, तो मोती के व्यापार के लिए, मोती के लिए काफी प्रसिद्ध तौर पर ये माने जाते थे, क्योंकि पांड्याज राजवंश उस वक्त आपका भारतीय जो प्रायद्वीप है हमारा, जो बहुत सारे पेनिसुलाज हैं, उसके जो दक्षिण और दक्षिण पूरब का जो भाग था, वो पांड्याज मदुरै के शासनकाल के दौरान में आपको देखने को मिलता है। आप ये देख सकते हैं, ये पूरा क्षेत्र आपको पांड्याज राजवंश से, ये क्षेत्र पूरा राजवंश था। ये आपका बे ऑफ बंगाल वाले सारे रीजन्स में आपको पांड्या मिलते हैं, और ये मोती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। ये चेराज राजवंश है, और ये आपका चोलाज राजवंश, आपका ये ऊपर वाले क्षेत्र को देख सकते हैं। तो पांड्याज का जो गाथा जो है पांड्याज के बारे में, ये आपके मेगास्थनी के द्वारा भी आपको देखने को मिलता है। आपका मेगास्थनी जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की, और एक तरीके से राजदूत हुआ करते थे आपके चंद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान में आपका। तो ये इसकी बात उन्होंने किया, क्योंकि वो दक्षिण और दक्षिण पूर्व भाग में ये क्षेत्र हुआ करता था। आज जो पांड्यों मदुरई से शासन किया करते थे, मदुरई या एक जगह आप कह सकते हैं। हालांकि उन्होंने अपनी राजधानी जो है, पांड्या की जो शुरुआती राजधानी थी, कोरकई में हुआ करता था। कोरकई के नाम से वो क्षेत्र जानते थे, है ना, कोरकई के नाम से जाना जाता था वो क्षेत्र। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपने तो ये बातें समझ ली, तो वो क्षेत्र कौन सा संगम स्थित है, आपका बे ऑफ बंगाल। जैसा कि हमने बताया, बे ऑफ बंगाल का थम्परांगी जो संगम है, वो संगम में आपका ये पांड्या क्षेत्र माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात तो ये है, पांड्या के दौरान में सबसे बड़ी बात तो ये है कि पांड्या के शासन काल में जो संगम हुए, 3 प्रकार के संगम हुए, और तीनों संगम का आयोजन पांड्याज के राजवंशों के द्वारा किया गया। आपने देखा, जैसा कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि भाई बुद्ध काउंसिल हुए थे, है ना। तो 4 महान राजाओं के द्वारा बुद्ध काउंसिल किए गए थे, उन्हीं की छत्र छाया में। अजातशत्रु पहला, उसके बाद आप देखते हैं कि काल अशोका के दौरान में हुआ, फिर अशोका के दौरान में हुआ, और फिर कनिष्का के दौरान में हुआ। ये तो बुद्ध काउंसिल्स हुआ, और बुद्ध काउंसिल के दौरान बुद्ध संगति जिसे, वैसे ही हमने संगम की बात कही, और 3 प्रमुख संगम आपको देखने को मिलता है उस संगम काल में शासन, और ये सारे संगमों का जो आयोजन पांड्या शासन काल के दौरान में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो पांड्या जो है, उस राजवंश पांड्याज की अगर हम बात करें, तो इन तीनों संगम का जो संरक्षण पांड्याज के राजाओं के द्वारा किया गया था। सारा संरक्षण आपका पांड्याज राजाओं के द्वारा
क्या? इसके अलावा पांड्या राज धनी और समृद्ध और शक्तिशाली भी था, है ना। इसके जिस प्रकार से हमने बोला कि भाई चेराज का एक प्रतीक हुआ करता था धनुष बाण, चोलाज का प्रतीक बाघ हुआ करता था, वैसे ही आपका पांड्या राजवंश का प्रतीक के तौर पर मछली के तौर पर देखा जाता, उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो मछली हुआ करता था। तो पांड्या राजाओं ने नियमित शासन कर अपना वर्चस्व को बनाए रखा और इनके जो 3 प्रमुख जो हुआ करते थे, है ना, वो इनके दौरान देखने को मिलता है। बात किया जाए कि इस राज्य में अगर देखा जाए तो हालांकि बहुत ज्यादा उस वक्त बौद्धिज्म ये सब तो पनप चुके थे ऑलरेडी, लेकिन इस राज्य में ब्राह्मणों का काफी प्रभाव देखा गया है। क्योंकि शुरुआती दौर में पांड्या राजा जो है काफी वैदिक यज्ञ भी किया करते थे, वेदों में उनका काफी विश्वास था, है ना, और उसकी समाज सोसाइटी सब कुछ बेहतर थे। लेकिन यहां तक कि महिलाओं को छूट भी दी गई थी कि अपना वर जो है, अपना विवाह जो है स्वयं खुद के द्वारा किया जा सके। लेकिन इस समाज में, पांड्या समाज के दौरान की अगर बात करें शासनकाल के दौरान में, तो विधवाओं की स्थिति बहुत ही बुरा था। विधवाओं के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। यहां तक कि उसकी बात एक कहा गया है कि नल्ली वो कोंडम संगम युग का जो अंतिम ज्ञात जो शासक पांड्या शासक के तौर पर भी देखने को मिलता है। तो 300 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक के बीच के ये तमिल देश पर इनका कब्जा शासन काल रहा और धीरे धीरे जो है जिस प्रकार से संगम पीरियड धीरे धीरे पतन होता रहा और अक्सर होता रहा, तो उसी प्रकार से इनके शासन काल भी समाप्त हो गए। और इसीलिए इतिहासकारों ने संगम काल के पहले अवधि को अंतरिम युग तथा उसे अंधकार युग के नाम से जाना जाता है।